हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 में स्वीडन में हुई। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें तो जन शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। तो गैर संवैधानिक, इनको संविधान में दर्ज नहीं किया गया, संविधान में इनका जिक्र नहीं है, लेकिन ये वैधानिक निकाय हैं। उपयुक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष, ठीक है, एक अध्यक्ष और याद रखिएगा 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया है। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 10 मार्च 2024 से न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का जो है सुझाव दिया था। याद रखिएगा। तो याद रखिए किसने सुझाव दिया था? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। देखिए, बाद में 1967 में हनुमंतया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया गया। भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला जो है राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1972 में हुई। तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर बात करें तो उड़ीसा, देखिए जहां लोकायुक्त कार्यालय की जो स्थापना हुई 1972 में, पहला ऐसा राज्य उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक जो है 1970 में पारित किया था, मगर वहां इसे 1983 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन जो है राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपता है? तो याद रखिएगा, किसको सौंपता है? तो राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। 1993 में गठित वोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से था। राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को जो है किया गया। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित, याद रखिएगा, गठित समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने के लिए पात्र बनाता है। आयोग के गैर सदस्यों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिनमें एक महिला होंगी।
संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से इसके सदस्य होते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि होती है, इनको 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने से संबंधित जो प्रावधान है वो किया गया। 5 वर्ष से कम करके अब 3 वर्ष। यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने के लिए पात्र बनाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है जिसे विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के विधि कार्य विभाग की अधिसूचना के द्वारा गठित किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में MC, याद रखिएगा, सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। नवंबर 2022 में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था। इसे संसद के 1992 के अधिनियम के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान स्वरूप दिया गया। केंद्र सरकार के द्वारा पहले 5 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। देखिए, 27 जनवरी 2014 को जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। किन किन को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सूचित किया गया, ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में किया गया। इस अधिनियम की धारा 10 में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य उपबंधित हैं। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग का प्रमुख कार्य था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार उन राज्यों के विधान मंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि के द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 316(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधी राज्य के राज्यपाल के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको, तो राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत के संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधी राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोकायुक्त और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई थी। लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम 8 सदस्यों का प्रावधान है। 10 मार्च 2024 से न्यायमूर्ति अजय मानिकराव एम खानविलकर इस संस्था के अध्यक्ष हैं। सेकंड प्रश्न है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किसने? भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। 1967 में के हनुमंतया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था।
आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है कि सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति का सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति का सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 4 नंबर है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा लोकपाल, यानी डी ऑप्शन। 5 नंबर है, निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर है, प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग याद रखिएगा प्रथम यहां पे अगर बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे, कौन थे? प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष थे, कौन थे? अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब है 1968, सी ऑप्शन। संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक व्यवगत हो गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो सही है, पहला है कि लोकसभा में, क्या लोकसभा में अगर बात करें तो लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था। क्या यह कथन सही है? यह कथन सही है। दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा इसे कमजोर कहा गया है और इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया था। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे संसद की कार्मिक, लोक शिकायत और विधि और न्याय पर अस्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा इसे कमजोर माना गया था, इसीलिए पहला, तीसरा, चौथा कथन सही है, जबकि दूसरा गलत है। बाद में लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित जो विधेयक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में 1 जनवरी 2014 को कानून के रूप में ये मतलब कि आया, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, लोकपाल बिल का मसविदा या आलेख तैयार करने के लिए पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं। लोकपाल बिल का मसविदा या आलेख तैयार करने के लिए पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अन्ना हजारे, ठीक है, अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े और शांति भूषण, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, डी ऑप्शन। नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसविदा या आलेख तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य थे। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन संतोष हेगड़े और प्रशांत भूषण। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए महाराष्ट्र,
भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1972 में की गई। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान पारित किया 1970 में, लेकिन वहां यह संस्था 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई। 11 नंबर है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो सही जवाब है, कमेंट में बताइए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी सी ऑप्शन। 12 नंबर है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, यानी बी ऑप्शन। 13, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। किसको? तो राज्यपाल को, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। 14 नंबर है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है, तो याद रखिएगा 8 वर्ष, यानी 8 ईयर, डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त तथा लोकायुक्त या उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी। 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया। 15 नंबर है, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? बताइए। तो सही जवाब है उत्तराखंड, यानी सी ऑप्शन। 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड था। इसके बाद 16 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया? किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया? तो देखिए जो ऑप्शन है सही नहीं है। देखिए प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प सी सही उत्तर था। विकल्प सी मतलब मध्य प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन अगर बात करें तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया। 17 नंबर है, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकायुक्त से, डी ऑप्शन। 2014 में राजस्थान में राज्य के तत्कालीन महाधिवक्ता नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति लोकायुक्त अधिनियम को सशक्त और प्रभावी बनाने और इसके दायरे को फैलाने या विस्तृत करने के लिए विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श कर तत्व संबंधी सुझाव देने के लिए यह समिति गठित की गई थी। 18 है, कथन ए, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कारण, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए अगर बात करें तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए सही व्याख्या आर का नहीं करता है, यानी सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक मतलब सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी निकाय है, न कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसका गठन संसद के द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है।
तो याद रखिएगा। 19 नंबर है, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों में कौन कौन से कथन सही है आपको बताने। 4 कथन हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। प्रश्नकाल में 5 समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 समुदाय मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया है। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार के द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 के संसदीय अधिनियम के तहत सांविधिक दर्जा दिया था, जिसका गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 1978 में किया गया था। अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय पारसी समुदाय है, लेकिन इससे भी छोटे अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में 2014 से पूर्व तक जहां कथन पहला, दूसरा और चौथा सही थे, वर्तमान में केवल दूसरा और चौथा ही सही है। इसीलिए सही ऑप्शन को चूज पाना मतलब कि संभव नहीं था। प्रश्न संख्या 20 है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो कार्य निर्दिष्ट हैं तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में, यानी सही जो ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन में दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एक संवैधानिक निकाय के रूप में जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई। इस अधिनियम की धारा 3 राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन से और धारा 4 अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तों से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य उक्त अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट है। अधिनियम की धारा 12 आयोग के लेखा और लेखा परीक्षण के तथा धारा 15 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों एवं स्टाफ के लोक सेवक होने से संबंधित है। 21 नंबर है, वोहरा समिति के अध्यक्ष के लिए बनाई गई थी वोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? वोहरा समिति का जो विषय था वो क्या था? ठीक है, वोहरा समिति के अध्ययन किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो राजनेताओं और अपराधी के साठगांठ पर अध्ययन के लिए ये वोहरा समिति को गठित किया गया था। वोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच जो साठगांठ है इसके जांच करने के लिए जुलाई 1993 में गृह सचिव एन वोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 को सौंपी थी। 22, उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वोहरा समिति, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 नंबर है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजमन्नार आयोग, यानी डी ऑप्शन। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। किसने? राजमन्नार आयोग ने। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांत और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं? मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा पहला उद्देशिका। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यानी डी ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
मूल कर्तव्य, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 29 में विशेष रूप से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य प्रतिबिंबित होते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेदों का वर्णन है। 25 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 को। 26, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। 27 नंबर है, 10 दिसंबर मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, स्वीकार की गई थी। और इस दिवस को जो है औपचारिक स्थापना महासभा के द्वारा 1950 में की गई। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यूएन दिवस 24 अक्टूबर को, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 28 नंबर है, मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है, याद रखिएगा, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर, यानी डी ऑप्शन। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया। अतः मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। 29, निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? तो निजता का अधिकार, डी ऑप्शन। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा। न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई मतलब कि आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को जो है कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने हस्तक्षेप से कानूनी रक्षा का अधिकार है, जबकि विधि सम्मत हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी मनुष्य को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। प्रश्न संख्या 30 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार यानी डी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 और 2 के तहत सम्मान, स्वतंत्रता और समानता की आधारभूत संकल्पनाएं। अनुच्छेद 3 के तहत जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 25 के तहत उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता शामिल है, जबकि सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्न को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।